वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 176 प्यार। अब तक बेला ने तुरंत अपने मन में सोचा, मैं चाहती हूँ तुम मत रो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। बेला के सोचने के अगले ही पल नागा का रोना बिल्कुल खत्म हो गया और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए क्यूटली मुस्कुराने लगा। अब आगे बेला ने नागा को गौर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी आंखें मुझे कार्तिक जैसी क्यों लग रही है? तुम मेरे आत्मांश हो तो तुम्हारी आंखें कार्तिक जैसी क्यों है? बेला का सवाल सुनते ही नागा के चेहरे का रंग उठ गया। वो हैरान परेशान हो चुका था। नागा तुरंत बेड से नीचे कूद पड़ा। बेला को उसकी फिक्र हुई, मगर ये देखकर के नागा आराम से नीचे खड़ा है। उसने कुछ नहीं कहा। नागा ने तुरंत मिरर के सामने जाकर खुद को देखा। उसकी नीली आंखें सच में प्यारी और सुंदर थी, ठीक कार्तिक की तरह ही। नागा ने एकदम से पलटकर बेला को देखा, जैसे मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। नागा ने पूछा, मेरी मालकिन, क्या आप उस शैतान से प्यार करती हो? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नन्हे नागा को देखती रही, जो अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हुए बड़ा ही मनमोहक दिखता था। नागा ने अपना माथा पीटते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना था मेरी मालकिन, आपको उस आदमी से प्यार नहीं करना था। ये खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप उस आदमी से। बेला ने नागा की बात काटते हुए कहा, नागा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब दो। मुझे किससे प्यार करना है और किससे नहीं, यह मैं खुद डिसाइड करूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। बेला के लहजे में एक सख्ती थी। उसे बार बार नागा का कार्तिक को शैतान और खतरनाक आदमी कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नागा ने मायूसी से मुंह लटका कर कहा, आप उस इंसान से प्यार करती है, आपके दिल और आत्मा में उसके लिए बहुत खास जगह है, इसीलिए मेरी आंखें उस आदमी की तरह है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। नागा की बातें सुनकर और उसका लटका हुआ मासूम चेहरा देख बेला के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही प्यार और आकर्षक था। भले ही नागा बस बेला के आत्मा का एक हिस्सा था, मगर बेला को उससे ठीक वैसा ही लगाव महसूस हो रहा था, जैसा उसे रेयांश, आदित्य, बर्तिका और समय से होता था। बेला ने वॉल क्लॉक में टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। बेला ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? नागा ने जवाब में कहा, वैसे तो मैं पहले आत्मा लोक में रहता था, मगर जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं जंगल में रह रहा हूँ। आपसे मिलना चाहता था मैं, मगर आपका पति मुझे आपसे मिलने ही नहीं देता था। उसने मुझे कई बार भगाया और धमकाया भी। वो आदमी डरवाना है, आप उसके साथ कैसे रहती हो? नागा की बात सुनकर बेला ने कहा, कार्तिक उतना भी डरावना नहीं है जितना तुम सोचते हो सकता है उसे लगा हो तुम खतरा हो, इसीलिए उसने तुम्हें भगा दिया होगा। हालांकि एक सवाल बेला के दिमाग में भी उठ रहा था, कार्तिक ने नागा को भगाया कैसे होगा? भले ही नागा बच्चा था, मगर बेला जानती थी, एक आत्मांश होने के नाते वह ताकतवर होगा। कार्तिक जैसा साधारण इंसान भला उसे कैसे भगा सकता था? नागा ने चौंक कर कहा, खतरा? वो इंसान तो खुद का। अचानक किसी ने बाहर से बेला के कमरे का दरवाजा नॉक किया, जिसने नागा की बातों को बीच में ही काट दिया। बेला ने कहा, नागा, तुम फिलहाल जाओ यहाँ से, मैं एक गेस्ट रूम तुम्हारे लिए रेडी करवा दूंगी, आज रात से तुम यहीं रहोगे। ठीक है, नागा ने कहा और तुरंत सफेद सांप में बदलकर वहां से चला गया। बेला ने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर चार्ली खड़ा था। बेला ने पूछा, कोई नई अपडेट? चार्ली जवाब में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, कोई अपडेट नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। ना ही चेयरमैन की कोई खबर है और ना ही रिचर्ड फैमिली की। चार्ली का जवाब सुनकर आज बेला कल की तरह ज्यादा चिंतित नहीं हुई। नागा से मिलने के बाद अब बेला का दुनिया को देखने का परसेप्शन बदल चुका था। उसके लिए आश्रम गायब होने वाली बात अब ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं रही थी।
बेला ने कहा, तुम नीचे जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। चार्ली ओके कहकर वहां से चला गया। बेला वापस कमरे में आई। उसका फोन रिंग हो रहा था। बेला ने अपना फोन चेक किया। समय का कॉल आ रहा था। बेला ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से समय ने कहा, मॉम कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और बर्तिका और विवान कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। डैड चले गए क्या? वो तो कल हो चला गया। तुम वापस कब आ रहे हो? मैं यहाँ अकेली हूँ। परसों से तुम्हारा स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। मैं आज रात को ही आ जाऊंगा मॉम, दोपहर को हमारा जू जाने के प्लान है। मैंने तन्मय से बात कर ली है। जू से वापस आने के बाद मैं उसके साथ ही आ जाऊंगा। ठीक है। थोड़ी देर समय से बात करने के बाद बेला ने कॉल डिस्कनेक्ट करा और फिर वो शावर लेने बाथरूम में चली गई। मुंबई, इंडिया, सिन्हा इंडस्ट्रीज। अनुष्का चेयरमैन केबिन में बैठी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। सिद्धार्थ ने वर्क डेस्क पर डॉक्यूमेंट का मोटे चटा रखते हुए कहा, बॉस 5 लाख प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस स्टाफ, 3 लाख टेक्निकल एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ और 1 लाख मैनेजमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ ने रिजाइन दे दिया है। आधे से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर ली है। अगर वक्त रहते इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो सिन्हा इंडस्ट्रीज डूब जाएगी। इन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा है सिन्हा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की। अनुष्का ने बिना इमोशन के सिद्धार्थ की सारी बातें सुनी। इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी उसके सुंदर चेहरे में कोई खास बदलाव नहीं आया था। आधी से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर सिन्हा इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी, मगर अनुष्का को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क होना पड़ता हो। वो एक घमंडी रानी के भांति थी। अनुष्का ने बगैर कुछ कहे अपना पेन उठाया और सारे रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूवल के लिए साइन करने लगी, जिसे देखकर सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गई। सिन्हा इंडस्ट्रीज के कुल 9 लाख एम्प्लॉइज ने एक साथ रिजाइन दिया था। अगर ऐसी किसी और इंडस्ट्रियल कंपनी में हुआ होता तो वहां की मैनेजमेंट पागल हो चुकी होती। रातों रात वो पूरी कंपनी ढह चुकी होती। मगर अनुष्का उन एम्प्लॉयज को कन्विंस करने के बजाय बड़े आराम से उन सबका रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव कर रही थी। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस इन एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर एक साथ इन सब ने कंपनी छोड़ दी तो हमें बहुत लॉस होगा। इतनी जल्दी इतने काबिल एम्प्लॉयज रिक्रूट करना नामुमकिन है। अनुष्का ने सिद्धार्थ की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, सभी एम्प्लॉयज को ऑडिटोरियम में आने को कहो, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सिद्धार्थ अनुष्का से पूछना चाहता था, आखिर वो करना क्या चाहती है, उसका इरादा क्या है, किंतु अनुष्का ने बिगड़ा हुआ मिजाज देख उसने कुछ न पूछना ही ठीक समझा। थोड़ी ही देर बाद कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो चुके थे। आम दिनों वहां कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था, मगर आज वहां कंपनी की चेयरवुमेन ने सारे एम्प्लॉयज को बुलवाया था। चारों तरफ कानाफूसी हो रही थी। वहां वो एम्प्लॉयज भी मौजूद थे जिन्होंने कुछ शेयर होल्डर्स और हाई एग्जीक्यूटिव्स के बहकावे में आकर अनुष्का को डराने के लिए रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया था। सबको लग रहा था अनुष्का अब सबसे रिक्वेस्ट करेगी कंपनी ना छोड़ने के लिए। अनुष्का जैसे ही स्टेज पर आई, चारों तरफ शांति पसर गई। सिद्धार्थ ने अनुष्का को माइक दिया, जिसे लेकर अनुष्का ने एक सरसरी नजर पूरे ऑडिटोरियम में घुमाई। अनगिनत एम्प्लॉयज आंखों में तिरस्कार और होठों पर कटाक्ष मुस्कान लिए अनुष्का को देख रहे थे। अनुष्का ने माइक मुंह के पास लाकर कहा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलवाया है। मुझे यकीन है अब तक आप लोगों को खबर मिल ही चुकी होगी। हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज रिजाइन देना चाहते हैं। एम्प्लॉयज ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये बात जंगल में लगे आग की तरह सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फैल चुकी थी। अनुष्का ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, कंपनी के कुल 9 लाख एम्प्लॉयज ने आज रिजाइन दिया है, जिसका रेजिग्नेशन लेटर मैंने अप्रूव कर दिया है। जो लोग कंपनी छोड़कर जाना चाहते हैं वो सब बेझिझक जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज लीगल डिपार्टमेंट से जाकर टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ले। किसी के साथ भी यहाँ रुकने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी।
जिन लोगों को मेरी मैनेजमेंट पर डाउट है, वो सब जल्द से जल्द इस कंपनी को छोड़कर चले जाए। अनुष्का की अनाउंसमेंट सुनते ही पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसर गया। अधिकतर एम्प्लॉइज के चेहरे के रंग उठ चुके थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी अनुष्का ऐसा कोई स्टेप उठाएगी। सबको यही लगा था, इतने एम्प्लॉइज के विरोध के बाद अनुष्का हार मान लेगी, एम्प्लॉइज के सामने गिड़गिड़ाएगी। मगर अनुष्का का रिएक्शन उन लोगों के सोच से बिल्कुल विपरीत था। ना सिर्फ अनुष्का झुकी नहीं थी, बल्कि उसने बड़ी ही आसानी से रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव कर दिया। अनुष्का ने किसी के भी रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिद्धार्थ की तरफ माइक बढ़ाया, मगर कुछ सोचकर वो बीच में ही रुक गई। माइक दोबारा अपने मुंह के पास लाते हुए अनुष्का ने कहा, एंड वन मोर थिंग, जिन एम्प्लॉइज ने रिजाइन दिया है और जिन शेयर होल्डर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करी है, आई विल पर्सनली मेक श्योर उन्हें किसी भी सेक्टर में ना ही जॉब मिले और उनके सारे इन्वेस्टमेंट फॉल्स जाए। मैं हर उस इंसान को बर्बाद कर दूंगी जिसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की होगी। अनुष्का की खुलम खुला धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी एम्प्लॉइज हक्के बक्के रह गए। जो तिरस्कार उन लोगों की आंखों में कुछ पल पहले तक अनुष्का के लिए था, अब वो डर और घबराहट में बदल चुका था। अनुष्का का रिएक्शन उनके सोच से कोसों दूर था। भले ही सारे एम्प्लॉइज ये जानते थे एक साथ 9 लाख एम्प्लॉइज के रेजिग्नेशन के बाद सिन्हा इंडस्ट्रीज डूब जाएगी, मगर वो लोग ये भी जानते थे सिन्हा इंडस्ट्रीज के डूबने के बाद भी अनुष्का सिन्हा के ऐशो आराम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिन्हा फैमिली के पास बहुत पैसे थे, बगैर काम किए भी अनुष्का सिन्हा एक राजशाही जिंदगी जी सकती, मगर उन एम्प्लॉइज के साथ ऐसा नहीं था जिन्होंने बहकावे में आकर रिजाइन दिया था। अधिकतर एम्प्लॉइज पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। भले ही फ्यूचर में उन्हें जॉब मिल भी जाए, मगर फिलहाल अगर उन्हें जॉब से निकाल दिया गया तो मुंबई जैसे महंगे शहर में 1 महीने तक सर्वाइव कर पाना उन लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता। और अगर दुर्भाग्य से अनुष्का ने जो कहा उसने वो कर दिया, अगर उन लोगों को सच में कोई दूसरी जॉब नहीं मिली, तब तो वो लोग पूरी तरह बर्बाद ही हो जाएंगे। सारे परिणामों के बारे में सोचने के बाद धीरे धीरे कर अधिकतर एम्प्लॉइज के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अब उन लोगों को रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लगने लगी थी। एक तो वो लोग अपने अच्छे खासे जॉब से हाथ धोने वाले थे, और ऊपर से बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करने का जो चार्ज उन लोगों के सर पर आने वाला था, वो अलग ही मुसीबत थी। कहां से लाएंगे वो लोग इतना पैसे? कैसे कंपनसेट करेंगे वो लोग सिन्हा इंडस्ट्रीज को? अगर लीगल प्रोसीजर अपनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए उन लोगों पर करोड़ों का चार्ज भी लगाया जा सकता था। आखिरकार उनकी वजह से सिन्हा इंडस्ट्रीज को अरबों के अनगिनत प्रोजेक्ट्स को डिले करना पड़ता। किसी ने नहीं सोचा था छोटी, मासूम और प्यारी दिखने वाली उनकी नई चेयरवुमेन असल में इतनी ज्यादा निर्दयी और दुष्ट होगी। आगे क्या होगा? क्या अनुष्का अपना डिसीजन चेंज करेगी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 177 काल सम्राट। अब तक अधिकतर एम्प्लॉइज पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। भले ही फ्यूचर में उन्हें जॉब मिल भी जाए, मगर फिलहाल अगर उन्हें जॉब से निकाल दिया गया तो मुंबई जैसे महंगे शहर में 1 महीने तक सर्वाइव कर पाना उन लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता। और अगर दुर्भाग्य से अनुष्का ने जो कहा उसने वो कर दिया, अगर उन लोगों को सच में कोई दूसरी जॉब नहीं मिली, तब तो वो लोग पूरी तरह बर्बाद ही हो जाएंगे। सारे परिणामों के बारे में सोचने के बाद धीरे धीरे कर अधिकतर एम्प्लॉइज के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अब उन लोगों को रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लगने लगी थी। अब आगे, एक तो वो लोग अपने अच्छे खासे जॉब से हाथ धोने वाले थे, और ऊपर से बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करने का जो चार्ज उन लोगों के सर पर आने वाला था, वो अलग ही मुसीबत थी। कहां से लाएंगे वो लोग इतना पैसे? कैसे कंपनसेट करेंगे वो लोग सिन्हा इंडस्ट्रीज को? अगर लीगल प्रोसीजर अपनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए उन लोगों पर करोड़ों का चार्ज भी लगाया जा सकता था। आखिरकार उनकी वजह से सिन्हा इंडस्ट्रीज को अरबों के अनगिनत प्रोजेक्ट्स को डिले करना पड़ता। किसी ने नहीं सोचा था छोटी, मासूम और प्यारी दिखने वाली उनकी नई चेयरवुमेन असल में इतनी ज्यादा निर्दयी और दुष्ट होगी। अनुष्का ने आराम से माइक सिद्धार्थ की तरफ उछाल दिया, फिर वो वहां से चली गई।
एम्प्लॉइज खुद के लिए आवाज उठाना चाहते थे मगर अंत तक वो लोग ये भी ना कर पाए। आफ्टर ऑल अनुष्का ने उनके साथ कुछ नहीं किया था। उनके साथ जो हो रहा था वो उनके ही बोए हुए बीज का फसल था। सिद्धार्थ जल्दी से माइक दूसरे स्टाफ को थमाकर अनुष्का के पीछे उसके केबिन में आया। ग्लास वॉल के सामने खड़ी अनुष्का रेड वाइन का सिप लेते हुए नीचे शहर में हो रही चहल पहल को देख रही थी। सिद्धार्थ को थोड़ी हैरानी हुई। अनुष्का का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत लो था। अनुष्का तभी ड्रिंक किया करती थी जब उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो। सिद्धार्थ ने सावधानी से पूछा, बॉस आज कुछ हुआ है क्या? रेयांश सर से आपका झगड़ा हुआ है या फिर उन एम्प्लॉइज की वजह से आप परेशान हो? रेयांश का नाम सुनते हो अनुष्का की पकड़ अपने वाइन ग्लास पर कस गई। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में अजीब तरह का गुस्सा और नफरत नजर आने लगा था। अनुष्का ने खालीपन से कहा, मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता चला आज। व्हाट? कौन है आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स? कहाँ है वो लोग? क्या वो लोग जिंदा है? सिद्धार्थ जितना खुश था अनुष्का के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानकर उतना ही हैरान भी था। पिछले 6 सालों से सिद्धार्थ सिन्हा फैमिली के ओरिजिन और अनुष्का के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे इन्वेस्टिगेट कर रहा था मगर उसे अनुष्का के पेरेंट्स का एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिला था। मगर आज अनुष्का कह रही थी उसे उसके बायोलॉजिक पेरेंट्स के बारे में पता चल चुका है। अनुष्का ने जवाब देने के बजाय कहा, अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है, साम्राज्य करके। पता करो उस आइलैंड के बारे में। मुझे जल्द से जल्द उस आइलैंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सिद्धार्थ ने ओके बॉस कहा। जब सिद्धार्थ वहां से जाने लगा तब अनुष्का ने उसे रोक दिया। सुनो पाशा, वैभव और इमरान से बात कर लेना। साइलेंट हैंड में जितनी भी नई रिक्रूटमेंट हुई है वो सब मुझे सिन्हा इंडस्ट्रीज में चाहिए। अनुष्का की बात सुनकर सिद्धार्थ को उसका सारा प्लान समझ में आया। इस बार साइलेंट हैंड में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया था। पहले सिद्धार्थ को समझ नहीं आया था साइलेंट हैंड में अनुष्का ज्यादा रिक्रूटमेंट पर फोकस क्यों कर रही थी, मगर अब सिद्धार्थ को समझ आ रहा था उससे कम उम्र की होने के बावजूद उसके बॉस की दूरदर्शिता कितनी सटीक और मजबूत थी। अनुष्का ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था सिन्हा इंडस्ट्रीज टेक ओवर करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। भले ही अब विनोद के परिवार का किस्सा खत्म हो चुका मगर फिर भी ऐसे कई लोग थे जो सिन्हा इंडस्ट्रीज हथियाना चाहते थे। अनुष्का जानती थी अगर उसने अपनी कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं बनाई तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग उसे गिद्ध की तरह नोच खाएंगे। इसीलिए उसने साइलेंट हैंड के फाउंडेशन में विवान का साथ दिया था। भले ही रॉकवेव के सामने साइलेंट हैंड तिनका के समान था मगर नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका दबदबा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। तकरीबन 2 घंटे बाद अनुष्का की सेक्रेटरी ने उसके केबिन का दरवाजा नॉक किया। अनुष्का ने कम इन कहा। अंदर आकर सेक्रेटरी ने कहा, बॉस मिस्टर राठौर आ चुके हैं, वो मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर राठौर का जिक्र सुनते ही अनुष्का की आंखें सिकुड़कर गहरी हो गई। मिस्टर राठौर यानी संचित राठौर वही इंसान था जो कुछ दिनों पहले अनुष्का और सिन्हा फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। रॉकवेव सिटी। बेला ब्रेकफास्ट करके चार्ली के साथ ऑफिस के लिए निकल रही थी। मेन डोर पर आते ही बेला अचानक रुक गई। बेला ने टेढ़ी नजरों से फ्लावर पॉट की तरफ देखा जिसके पीछे छिपा नन्हा नागा अपनी सुंदर नीली आंखें टिमटिमाते हुए टुकुर टुकुर बेला को जाते हुए देख रहा था। बेला की नजर खुद पर महसूस करते ही नागा ने मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा हाथ वेव किया जिसे देखकर बेला का दिल कोमल हो गया। उसे नागा का ऐसा छिप छिप कर चोरों की रहना अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही नागा एक आत्मांश था मगर था तो वो एक छोटा सा बच्चा ही। ऊपर से कार्तिक के जैसी उसकी आंखें बेला को उससे लगाव महसूस करने से रोक नहीं पा रही थी। चार्ली ने बेला को आवाज लगाते हुए कहा, सिस्टर बेला आप रुक क्यों गई? चलिए लेट हो रहा है। बेला ने जवाब में कहा, मैं अपना फोन बेडरूम में छोड़ आई हूँ, 2 मिनट रुक जाओ मैं फोन लेकर आती हूँ। चार्ली वैसे तो बेला को रोकना चाहता था और किसी सर्वेंट को फोन लेने के लिए भेजना चाहता था मगर कार्तिक और बेला के बेडरूम में सुबह सफाई करने जाने के अलावा बाकी समय किसी सर्वेंट को जाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए चार्ली ने बेला को नहीं रोका।
बेला ने एक नजर नागा पर डाली, जिसका इशारा समझते हुए नागा तुरंत सफेद सांप में बदलकर सबकी नजरों से छिपते हुए बेला के कमरे की तरफ बढ़ गया। बेला ने जब कमरे का दरवाजा खोला, तब नंगा नागा उसके बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठा हुआ था। बेला ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज का तुम्हारा क्या प्लान है? बेला के सवाल पर नागा ने कहा, मेरा प्लान? कोई प्लान नहीं है। मेरा क्या प्लान होगा? मैं तो आपका सेवक हूँ। आप जो कहोगी नागा वही करेगा। नागा के पास खुद का कोई काम नहीं है करने को। नागा के मुंह से सेवक शब्द सुनकर बेला अपना माथा मसलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये प्यारा बच्चा बार बार खुद को उसका सेवक क्यों कहता है। वो खुद को किसी और नाम से भी एड्रेस कर सकता था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम मेरे सेवक नहीं हो, ओके। बेला की बात सुनते ही नागा की आंखें डबडबा गई और देखते ही देखते नागा अपना आंख मसलते हुए रोने लगा, जिसे देखकर बेला हैरान हो गई। नागा ने दहाड़ मारकर रोते हुए कहा, ए नागा को उसकी मालकिन ने छोड़ दिया। अब नागा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? नागा मर जाएगा। मेरी मालकिन, नागा को मत छोड़ो। वो लोग नागा की हत्या कर देंगे अगर मालकिन ने नागा को छोड़ दिया तो। नागा की बात सुनकर बेला उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। आखिर उसने कब कहा था वो उसे छोड़ देगी? भले ही वो उसके लिए थोड़ा अजीब था, मगर वो उसके जैसे मासूम और छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ने वाली थी। बेला ने आह भरते हुए नागा का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लिया और प्यार से कहा, देखो चुप हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने बस ये कहा कि तुम्हें खुद को मेरा सेवक कहने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत छोटे हो। नागा ने बेला की बात काटते हुए रुंधे स्वर में कहा, मेरी मालकिन, नागा नाकाबिल नहीं है। नागा भले ही छोटा है मगर नाकाबिल नहीं है। नागा को मत छोड़ो। नागा बहुत ताकतवर है। वो तो फिलहाल आपने पूरी तरह खुद को पहचाना नहीं है, इसीलिए नागा को भी अच्छे से अपनी काबिलियत के बारे में नहीं पता है, मगर नागा जानता है नागा अपनी मालकिन की तरह ही खास है, बहुत खास। नागा को अपना सेवक बने रहने दो, हमारी जोड़ी सबसे बेस्ट होगी। नागा की बातें सुनकर बेला के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। वो क्या कह रही थी और यह बच्चा क्या समझ रहा था? बेला ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे सेवक हो, अब खुश। बेला की बात सुनते ही नागा का रोना धोना पूरी तरह खत्म हो गया और वो अपने आंसू पोंछते हुए क्यूटली मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर बेला की आंखें संदेह के साथ सिकुड़ गई। ना जाने क्यों बेला को ऐसा लगने लगा था जैसे ये बच्चा अपने मासूम चेहरे और आंसू का इस्तेमाल करके उसे धोखा दे रहा था। बेला आह भरते हुए अपना सिर हिलाने लगी। आदित्य बचपन में बिल्कुल नागा जैसे ही बर्ताव करता था, बात बात में ड्रामा करना, आंसुओं से बड़े बड़े कंटेनर भर देना, यह आदित्य के डेली रूटीन में शामिल था और अब नागा के भी डेली रूटीन में शामिल हो रहा था। बेला ने नागा को ब्लैंकेट में लपेटा और फिर वो उसे अपने गोद में लेकर बाथरूम के अंदर चली आई। नागा बड़ी ही हैरानी से बेला को ऐसा करते हुए देख रहा था। आज से पहले किसी ने उसे यूं गोद में उठाने को हिम्मत नहीं की थी। बेला ने नागा को वॉश बेसिन पर बैठाया। नागा ने दिलचस्पी के साथ पूछा, मेरी मालकिन, आप ये क्या कर रही हो? बेला ने टॉवल भिगोते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर आंसुओं के निशान बन गए हैं। पानी से साफ नहीं करोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगा और फिर इंजेक्शन हो जाएगा। बेला की बात सुनकर नागा नासमझी में अपने कान के पीछे खुजलाते हुए उसे देखने लगा। उसे नहीं पता था स्किन ड्राई होना और इन्फेक्शन होना क्या होता है। बेला ने आहिस्ता से नागा का चेहरा क्लीन करते हुए पूछा, तुम थोड़ी देर पहले किन की बात कर रहे थे? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कौन तुम्हारी हत्या कर देगा? नागा ने जवाब में अपना पैर झुलाते हुए कहा, आत्मा लोक के सीनियर्स। अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मुझे वापस आत्मा लोक जाना पड़ेगा और वहां के सीनियर आत्मांश तंकर करके ही नागा की हत्या कर देंगे। नागा की बात सुनकर उसका चेहरा साफ करते बेला के हाथ रुक गए। बेला ने अपनी पलकें उठाकर नागा को देखा, जिसकी मासूम आंखों में अपने सीनियर आत्मांश का डर साफ नजर आ रहा था। बेला ने पूछा, ये आत्मा लोक क्या है? बेला के सवाल पर नागा बोला, आत्मा लोक वो जगह है
जहां हम आत्मांश अपने मालिक के सृजन से पहले रहते हैं। पहले आत्मा लोक बहुत अच्छी जगह थी। वहां कोई किसी को परेशान नहीं करता था, मगर सालों पहले आत्मा लोक के सम्राट यानी काल सम्राट अचानक कहीं गायब हो गए और उसी के बाद आत्मा लोक में सब अपनी मनमर्जी चलने लगे। बुरे और बड़े आत्मांश मुझे जैसे छोटे और अनाथ आत्मांश को बुली करने लगे। वो जगह धीरे धीरे नर्क बन गई। मुझे वापस वहां नहीं जाना मेरी मालकिन। आप नागा को खुद से दूर मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगी, बेला ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, जिसे सुनकर नागा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद बेला नागा को लेकर कमरे में आई। नागा को काउच पर बिठाते हुए बेला ने कहा, तुम अकेले यहाँ रहकर बोर हो जाओगे। एक काम करो, तुम एक छोटे ब्लैक पैंथर बन जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले चलूंगी। बेला के साथ जाने की बात सुनते ही नागा के आंखों में तारों जैसी चमक आ गई और नागा तुरंत काउच पर लुढ़ककर एक छोटे ब्लैक पैंथर में बदल गया, जो बिल्कुल बेला को पेट ब्लैक पैंथर नई छोटी लूसी की तरह दिखता था। आगे क्या होगा? कौन है अनुष्का के असली माता पिता? क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा था संचित अनुष्का को? क्या है नागा का असली अस्तित्व? कौन है ब्लैक गॉड? कहां गायब हो गया था काल सम्राट? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 178 अटैक ऑन समय। अब तक। ठीक है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगी, बेला ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, जिसे सुनकर नागा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद बेला नागा को लेकर कमरे में आई। अब आगे। नागा को काउच पर बिठाते हुए बेला ने कहा, तुम अकेले यहाँ रहकर बोर हो जाओगे। एक काम करो, तुम एक छोटे ब्लैक पैंथर बन जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले चलूंगी। बेला के साथ जाने की बात सुनते ही नागा के आंखों में तारों जैसी चमक आ गई और नागा तुरंत काउच पर लुढ़ककर एक छोटे ब्लैक पैंथर में बदल गया, जो बिल्कुल बेला को पेट ब्लैक पैंथर नई छोटी लूसी की तरह दिखता था। बेला ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। चार्ली ने बेला को देखते ही पूछा, कितना टाइम लग गया आपको? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नागा का लेकर अपनी कार में बैठ गई। चार्ली ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा, आप आज इस लिटिल लूसी को भी अपने साथ ऑफिस ले जाने वाली हो? चार्ली का सवाल सुनकर बेला अपनी पलकें झुकाकर नागा की तरफ देखा, जो उसके गोद में दुबक कर बैठा हुआ था। नागा को देखते हुए बेला को अपनी पेट ब्लैक पैंथर लूसी की याद आने लगी। 10 साल पहले जब बेला डीप स्लीप में थे, तब बेला की पेट ब्लैक पैंथर लूसी और कार्तिक का पेट लान हेड्स अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में आकार चल बसे थे। वैसे तो कार्तिक ने हेड्स और लूसी जैसा दिखने वाला दूसरा पेट ले लिया था और उनका नाम भी लिटिल हेड्स और लिटिल लूसी रखा था, मगर फिर भी वो दोनों कभी हेड्स और लूसी की कमी तो पूरी कर नहीं सकते थे। बेला ने धीमे स्वर में कहा, हम। चार्ली ने बेला को तिरछी नजरों से देखा। कल से चार्ली को बेला का बर्ताव थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। बेला कुछ ज्यादा ही शांत थी, खासकर आज वो कल से भी ज्यादा शांत थी। चार्ली ने कहा, सिस्टर बेला, आपका पति शैतान है, उसे कुछ नहीं होगा। आप फालतू में उस आदमी की इतनी फिक्र कर रही हो। उस आदमी को कुछ नहीं होने वाला है, मेरा यकीन कीजिए। चार्ली की बात सुनकर नागा ने उसे ऐसे देखा जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा उसका कोई वर्षों पुराना पार्टनर उससे मिल गया हो, जो उसकी तरह ही कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बेला ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूँ। बेला की बात सुनकर चार्ली ने कहा, अगर आप जानती हो तो फिर आप इतनी गुमसुम सी क्यों हो? कल से देख रहा हूँ, आप खोई खोई सी लग रही हो। बेला ने जवाब में नागा का सर सहलाते हुए कहा, कुछ दूसरी बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही है। तुम नहीं समझाओगे? छोड़ो इन बातों को, ये बताओ बच्चों की लाइफ कैसी चल रही है? बेला के सवाल पर चार्ली बोला, सबकी लाइफ स्मूथली चल रही है। एजेंट एरिक और आदित्य म्यांमार में है एक मिशन के सिलसिले में। रेयांश ब्रिटिश रॉयल फैमिली की खटिया खड़ी कर रहा है। आरव अपने कंपनी में बिजी है। बेबी गर्ल और समय मुंबई टूर पर है और अनुष्का, हाँ आपकी डॉटर इन लॉ, मैं पहले सोचता था रेयांश ने उस लड़की को क्यों चूज किया होगा, अब मुझे समझ आ रहा है। रेयांश ने पूरी दुनिया उस लड़की को ही क्यों चुना।
अभी आपकी डॉटर इन लॉ को कंपनी ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुआ है और उसने एक साथ 9 लाख एम्प्लॉइज का रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव कर दिया। चार्ली के मुंह से अनुष्का के कारनामों के बारे में सुन बेला हल्का मुस्कुराई। उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। बेला पहली नजर में ही समझ चुकी थी उसके बेटे ने अनुष्का को क्यों चुना था। चुना क्या था? असल में आज जो अनुष्का थी वो रेयांश के ग्रूमिंग की वजह से ही थी। रेयांश, आदित्य और आरव के संघर्ष का असर था उसके ऊपर, इसीलिए थोड़ी क्रूएल भी थी वो। बेला ने कहा, आस्तीन में सांप पालने से बेहतर ही है। ख्याल रखना कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरी डॉटर इन लॉ को बुली ना करे और अगर कोई करने की कोशिश करे तो उसे कुछ करने लायक ही मत छोड़ना। चार्ली ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, वो तो मैं करूंगा ही, मगर मुझे नहीं लगता अनुष्का को किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो अकेले सबसे डील कर सकती है। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से नागा के शरीर पर हाथ फेरती रही। चार्ली ने कुछ सोचकर पूछा, सिस्टर बेला, आज रात पेरिस में एक बिजनेस एग्जीबिशन है, क्या आप वहां चलोगी? आपकी डॉटर इन लॉ का पहला ओपन बिजनेस एग्जीबिशन है ये। चार्ली का सवाल सुनकर बेला ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलते हैं। सिन्हा इंडस्ट्रीज। अनुष्का मीटिंग रूम में आए। एक यंग और हैंडसम लड़का पहले से ही वहां अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। चेहरे पर कोई खास हाव भाव नहीं थे उसके। अनुष्का के अंदर आते ही लड़के की गहरी नजर अनुष्का पर जा टिकी। अनुष्का ने अपनी चेयर पर बैठते हुए उस लड़के को देखा, जो कि कोई और नहीं संचित राठौर था। अनुष्का ने फॉर्मली कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर राठौर। संचित ने जवाब में कहा, गुड आफ्टरनून। अनुष्का ने प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तकरीबन 2 घंटे तक बगैर रुके उनकी मीटिंग चली। पूरे मीटिंग में अनुष्का और संचित ने ना के बराबर ही शब्द कहे थे। जो बोलना था उनके असिस्टेंट्स ही कह रहे थे। प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑफ होते ही अनुष्का ने संचित की तरफ देखा, जो अब भी एकटक उसे देख रहा था। मीटिंग के दौरान भी उसकी नजर अनुष्का पर ही टिकी हुई थी। अनुष्का ने चेयर से अपनी पीठ टिकाते हुए आराम से कहा, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने थे, मेल। संचित ने अपनी पलकें झपकाकर अनुष्का को आगे बोलने का इशारा किया। अनुष्का ने कहा, मिस्टर राठौर, क्या मैं जान सकती हूँ आप मुझे और मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे थे? क्या इरादा है आपका? अनुष्का के सवाल पर संचित ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था तुम मेरी बहन हो या नहीं। संचित का जवाब सुनते ही अनुष्का हक्की बक्की रह गई। आज सुबह ही उसे अपने असली पेरेंट के बारे में पता चला था और आज दोपहर में ही कोई लड़का आकर उसे अपनी बहन कर रहा था। अनुष्का ने अपने आप को संभालते हुए पूछा, तो क्या पता चला आपको? क्या मैं आपकी बहन हूँ? संचित ने जवाब देने से पहले अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। उसके नजरों का इशारा समझते हुए असिस्टेंट ने एक डॉक्यूमेंट की फाइल संचित की तरफ बढ़ा दिया। संचित ने फाइल अनुष्का की तरफ खसकाते हुए कहा, तुम मेरी बहन हो मगर बायोलॉजिकल नहीं, तुम मेरी फर्स्ट कजन हो। अनुष्का ने फाइल लेकर डॉक्यूमेंट पढ़ा। उसके अंदर अनुष्का और संचित के डीएनए रिपोर्ट्स थे, जो कि एक दूसरे से 14.8% मैच करता था। अज्ञात आइलैंड। बंगले के किसी कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। ये वही बंगला था जहां सार्थक 25 साल पहले अपने क्लोन को छोड़कर गया। 25 साल पहले जब सार्थक को साम्राज्य से निकाल दिया गया था, तब सार्थक के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय बदला लेने की भावना के। परितोष और अपने हर एक दुश्मन से बदला लेना चाहता था सार्थक, किंतु उसके पास ऐसा करने के लिए कुछ नहीं था। अंत में जब सार्थक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तब सार्थक अपनी कॉस्मिक एनर्जी जागृत करने के इरादे से साधना में चला गया था और पीछे छोड़ गया था अपना क्लोन, जो उसके आत्मा का एक हिस्सा था और जो उसकी एब्सेंस में दुनिया में होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रखता था। अब 25 साल बाद सार्थक अपने इरादे में सफल हो गया था। उसने अपनी कॉस्मिक एनर्जी जागृत कर ली थी। तकरीबन 10 मिनट बाद सार्थक बेड से नीचे उतारा। उसने बेड पर पड़ी लड़की की तरफ देखा, जो पूरी तरह वस्त्रहीन थी। सार्थक ने अपनी कमर पर टॉवल लपेटते हुए लड़की से कहा, गेट लॉस्ट।
लड़की ने जवाब में अदा से मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अभी मेरा मन नहीं भरा है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हो? लड़की की बात सुनते ही सार्थक के भावहीन चेहरे पर अचानक तिरछी मुस्कान उभर आई। सार्थक ने अचानक फ्रूट बास्केट से नाइफ उठाया और लड़की के सीने में उतार दिया। कमरे में लड़की की खौफनाक चीख गूंजने लगी। सार्थक ने चाकू से लड़की का सीना चिरा और उसके अंदर अपना हाथ डाल दिया। पलक झपकते ही एक झटके के साथ सार्थक ने उस लड़की का दिल सीने से बाहर निकाल लिया। प्राण उस लड़की का शरीर त्याग चुके थे। सार्थक ने मुस्कुराते हुए लड़की के दिल को कुछ पल तक देखा और फिर उसे लेकर बेडरूम से अटैच्ड सीक्रेट रूम के अंदर चला आया, जिसके अंदर ना जाने कितनी ही लड़कियों का दिल शीशे में पैक करके रखा गया था। सार्थक ने लड़की का दिल नए शीशे में डालते हुए कहा, मन नहीं भरा। HMH, अब भर गया मन। तकरीबन 1 घंटे बाद सार्थक अपने कमरे में मिरर के पास खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। सार्थक का आत्मांश ओजस उसके बगल में सिर झुकाए खड़ा था। पहले जिस ओजस को सूर्यांश ने मारा था, वह सार्थक के क्लोन का आत्मांश था, असली सार्थक का नहीं। ओजस ने कहा, मेरे मालिक, मैंने क्लोन ओजस की याददाश्त टटोलने की कोशिश की मगर उससे मेरा संपर्क ही नहीं हो रहा है। लगता है उसका अस्तित्व पूरी तरह मिटाया जा चुका है। ओजस की बात सुनते ही सार्थक की लाल आंखें गहरी हो गई। किसी आत्मांश का अस्तित्व मिटाना बच्चों का खेल नहीं था। देवता के अलावा शायद ही कुछ ऐसे चुनिंदे लोग थे जो ऐसा करने की काबिलियत रखते थे। सार्थक ने पूछा, तुम्हारी मालकिन क्या कर रही है इन दिनों? तुम्हारी मालकिन से सार्थक का इशारा बेला की तरफ था। सार्थक ने सोच लिया था वो बेला को हासिल करके रहेगा, इसीलिए वो चाहता उसके आसपास के लोग भी बेला को उसकी वाइफ की तरह एड्रेस और ट्रीट करें। ओजस ने कहा, मालकिन आज पेरिस जाने वाली है किसी बिजनेस एग्जीबिशन में। आपके लिए भी इनविटेशन आया है मेरे मालिक, क्या आप भी वहां जाना चाहते हैं? ओजस के सवाल पर सार्थक जवाब देने के बजाय कुटिल मुस्कान के साथ खुद को मिरर में देखने लगा। बेशक वो उस बिजनेस एग्जीबिशन में जाने वाला था, उसे बेला को करीब से और हकीकत में देखना था। सार्थक ने कहा, जाओ मेरी रानी के लिए एक तोहफा तैयार करो। पहली मुलाकात यादगार बननी चाहिए। सार्थक के बातों का मतलब समझ ओजस ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मुंबई, मिस्टिक ग्रोव जू। शाम ढलने को आई थी। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। बर्तिका, समय और रिवा जू में घूम रहे थे। समय ने जिराफ की तरफ इशारा करके कहा, दी, ये जिराफ है ना? साम्राज्य में इनके 2 सर वाले वेरिएंट भी है, बड़े फनी होते हैं वहां के जिराफ। समय की बात सुनकर बर्तिका ने कहा, जैसा तुम कह रहे हो उसके मुताबिक मुझे तुम्हारा साम्राज्य किसी वंडरलैंड से कम नहीं लग रहा है। मुझे एक बार वहां घूमने जाना है, देखना है वो वंडरलैंड एक्चुअल में कैसा है। बर्तिका की ख्वाहिश सुनकर समय के होठों पर हल्की क्यूट स्माइल आ गई। साम्राज्य सच में किसी वंडरलैंड से कम नहीं था। समय ने कहा, वापस रॉकवेव सिटी चलने के बाद मैं आपको अपने ड्रैगन पर ले चलूंगा साम्राज्य घुमाने। यूं ही आपस में बातें करते हुए वो तीनों जू में घूम रहे थे। इस बात से अनजान के ओजस के रूप में खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। जू के टॉप पर खड़े ओजस से अपनी नीली आंखें चारों तरफ घुमाए और अंत में उसकी नजर समय पर जाकर टिक गई। जू में अब ज्यादा लोग नहीं थे। ओजस ने सिकुड़ी हुई आंखों से समय को देखा, ऐसे जैसे मानो वो उसका शिकार हो। ओजस के दाएं हाथ में धीरे धीरे नीली रोशनी का गोला बनने लगा था। समय बीच में रुककर डैन से निकल रहे लान की तरफ देखने लगा। उसी वक्त ओजस ने समय पर वार कर दिया। नीली रोशनी से बना छोटा गोला गोली की गति से समय की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उससे टकराते ही समय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आगे क्या होगा? क्या ओजस के हमले से समय बच पाएगा? क्या देने वाला है सार्थक बेला को तोहफा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।